जिसने अभी तक पुराना एपिसोड नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है तय से, जो 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट है और अभी अभी आर्मी से लौटा है। उस दिन वो एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसकी लाइफ बदल सकता था। वो एक हॉस्पिटल में घुस गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उसके निचले हिस्से का साइज। डॉक्टर के ऑफिस में एक यंग फीमेल डॉक्टर ने उसे चेक किया और पूछा कि क्या वो सच में रिडक्शन सर्जरी के बारे में सोच रहा है। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसका निचला हिस्सा कुछ ज्यादा ही बड़ा था और वो उसे छोटा करवाना चाहता था। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा कि वैसे तो ये काफी बड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये उसकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा हो। फिर उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो सॉरी बोलकर कहने लगी कि उसने पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा। सच तो ये है कि वो सोच रही थी कि जिसे वो प्रॉब्लम समझ रहा है वो तो ज्यादातर मर्दों का सपना होता है। फिर उसने पूछा कि क्या वो सच में इसे छोटा करवाना चाहता है। तय को याद आया 2 साल पहले का वो दिन जब वो सिर्फ 20 साल का था। तब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, यान, जो बहुत खूबसूरत और प्यारी थी और वो उसे बहुत प्यार करता था। उन्होंने एक होटल रूम में कुछ टाइम साथ बिताया जहां यान को उसके एक्सट्रीम निचले हिस्से से प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अगले ही दिन यान ने उसे मैसेज किया कि वो श्योर नहीं है कि वो उसके लिए सही है या नहीं और उसने थोड़ा टाइम मांगा। उसके बाद उसने उसके कॉल उठाने बंद कर दिए। उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। यान उसे छोड़कर चली गई। तय ने बताया कि उसके तुरंत बाद उसे आर्मी ज्वाइन करनी पची और उसे उससे मिलने का मौका भी नहीं मिला। जब वो बाहर था तो वो पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। उसे लगता था कि उसके साथ जो हुआ उसका कारण यही है और उसे गिल्ट था कि उसकी बॉडी की वजह से वो उससे दूर हो गई। डॉक्टर ने उसकी बात सुनी और कहा कि वो सर्जरी करने की कोशिश कर सकती है। जब तय ने पूछा कि क्या वो सच में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है तो उसने कहा कि अगर वो उस पर ट्रस्ट करे और उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे तो सब पॉसिबल है। तय ने प्रॉमिस किया कि वो वैसा ही करेगा जैसा वो कहेगी, लेकिन डॉक्टर ने उसे वार्न किया कि ये आसान नहीं होगा। उसने एक्सप्लेन किया कि वर्स्ट केस में उसका निचला हिस्सा कभी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा या सर्जरी के दौरान उसकी डेथ भी हो सकती है। उसने उसे एक कंसेंट फॉर्म दिया और साइन करने को कहा। ये सुनकर तय हॉस्पिटल से भाग गया और सोचने लगा कि वो इस बार तो बच गया, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन इसका सामना जरूर करेगा। जैसे ही वो बाहर निकला उसे उसका दोस्त मजी दिखा। उसने उसे वार्मली ग्रीट किया, लेकिन उसे डांटा भी कि उसने आर्मी से लौटने के बाद उसे कॉल क्यों नहीं की। तय ने कहा कि वो बहुत बिजी था। मजी ने देखा कि वो हॉस्पिटल से निकला है और पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तय ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि उसे इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है और वे बाद में बात कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कुछ कहना सुनना है। तय ने कहा कि कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, लेकिन मजी ने उसे तब तक नहीं जाने देने की बात कही जब तक वो उसे सच नहीं बता देता। तय ने उसे प्रॉमिस करने को कहा कि वो हंसेगी नहीं। फिर उसने उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन जब मजी ने उसकी कंडीशन के बारे में सुना और डॉक्टर की वार्निंग के बारे में सुना कि सर्जरी के दौरान उसकी डेथ भी हो सकती है, तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसे ये बहुत फनी लगा, जबकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो हंसेगी नहीं। तय को लगा कि उसने उसे धोखा दिया है और उसे उसके प्रॉमिस की याद दिलाई। उसने सॉरी बोला, लेकिन फिर भी उसे ये मजेदार लग रहा था कि उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसका निचला हिस्सा बहुत बड़ा है और उसे सर्जरी की जरूरत है। तय ने कहा कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और उसे उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है अगर वो नहीं करना चाहती है तो। क्यूरियस होकर उसने उससे पूछा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली दिखती कैसी है और कहा कि वो सच में उसे देखना चाहती है। तय को शॉक लगा और उसने कहा कि ये तो हैरेसमेंट है। वो उसे और ज्यादा टी करने लगी और कहने लगी कि उसका चेहरा लाल हो गया है। उसी टाइम एक और लड़की आई। उसका नाम था नाओम। उसने मजी को आवाज दी और लेट होने के लिए सॉरी बोला और एक्सप्लेन किया कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। तय के दिमाग में नाओम के बारे में ख्याल आने लगे। वो जानता था कि नाओम बहुत प्रिटी है और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है और वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो उसे बहुत ज्यादा हेट करती। नाओम ने उसे कोल्डली देखा और पूछा कि वो वहां क्यों है और कहा कि उसकी वजह से उसका मूड खराब हो गया है। मजी ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने उन दोनों को इसलिए बुलाया था ताकि वे करीब आ सकें। तय को लगा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक हिडन रीजन है। उसे याद आया कि यान और नाओम एक टाइम पर बहुत क्लोज थे और इस कनेक्शन से सब कुछ एक्सप्लेन हो सकता है। नाओम हमेशा से यान की सबसे अच्छी दोस्त रही है और वो इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड किसी लूअर के साथ है। जब यान को चोट लगी और वो विदेश चली गई तो नाओम का गुस्सा तय पर और ज्यादा भाग गया। ताये अक्सर सोचता था कि नमीम अभी भी अतीत
अतीत में हुई किसी बात को लेकर इतनी नाराज क्यों लगती है। उसी समय मजी ने फिर विषय बदलते हुए पूछा कि क्या उन्होंने कॉलेज फोरम पर नवीनतम पोस्ट देखी है। उसने समझाया कि यह बहुत लोकप्रिय हो रहा था। कैंपस के पास पहाड़ पर पोस्ट के अनुसार ऊपर एक मूर्ति थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई उस मूर्ति को अपनी समस्या बताता है और 77 दिनों तक प्रार्थना करता है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। टाय को आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। मी ने उसके चेहरे के भाव देखे और मजाक किया कि वह इस विचार में दिलचस्पी ले रहा है, यह पूछते हुए कि क्या वह इसे आजमाने जा रहा है। टाय ने तुरंत यह विचार खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि वह मूर्ख नहीं था। नाम भी शामिल हो गई और कहा कि उसके पास ऐसी चीजों पर अपना समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। उसने कहा कि वह टे जैसी बेवकूफ नहीं है। यह अपमान सुनकर टे को गुस्सा आ गया। उसने पूछा कि वह उसे बेवकूफ क्यों कह रही है और तर्क दिया कि ऐसा नहीं है कि वह भी ऐसी बकवास में विश्वास करता है। निराश होकर वह खड़ा हुआ और रेस्तरां से चला गया। उनसे कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है। बाद में नाम ने मन ही मन सोचा कि शायद वह बहुत कठोर थी। इस बीच ताउन के विचार गुस्से से भरे हुए थे। उसने सोचा कि नाम की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसके साथ इस तरह से व्यवहार करे जैसे कि उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। उसने खुद से वादा किया कि वह उसे इससे निकलने नहीं देगा। उसी समय वह अपने अभिमान से जूझ रहा था। खुद से कह रहा था कि वह कभी भी ऐसी मूर्खतापूर्ण अफवाहों पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे वह चलता गया उसकी निराशा बढ़ती गई और उसने अंततः स्वीकार किया कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। खुद को कोशिश करने के लिए भी बेवकूफ कहा, लेकिन यह भी महसूस किया कि यह उसका एकमात्र मौका हो सकता है। ऊपर पहुंचकर उसे मूर्ति मिली। पोस्ट के अनुसार यह एक रहस्यमय आकृति थी जो उन लोगों को इच्छाएं प्रदान करने के लिए जानी जाती थी जो 77 दिनों तक ईमानदारी से प्रार्थना करते थे। टे ने इसे ध्यान से देखा। इसके डिजाइन अजीब तरह से प्यारे लगे। दृढ़ होकर उसने मूर्ति को अपना निचला शरीर दिखाया और खुद से कहा कि वह अपनी इच्छा को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करे। पोस्ट को याद करते हुए उसने माना कि उसे अपनी समस्या दिखानी होगी और अपनी इच्छा को जोर से चिल्लाना होगा। पूरी हिम्मत के साथ उसने अपनी प्रार्थना चिल्लाकर कही, अपने निचले शरीर को छोटा करने की भीख मांगते हुए। तभी उसे पास में एक और आवाज सुनाई दी। कोई और भी अपनी इच्छा चिल्ला रहा था, अपनी छाती को बड़ा करने की मांग कर रहा था। हैरान होकर टे ने चारों ओर देखने के लिए मुड़ा। उसे यह देखकर सदमा लगा कि नाओम ने भी मूर्ति को अपनी समस्या दिखाई थी। उस पल दोनों अविश्वास में जम गए, एक दूसरे को वहां देखकर समान रूप से हैरान। टे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि नाम ने पहाड़ की मूर्ति के बारे में अफवाह पर कभी विश्वास नहीं किया था, तो वह वहां क्यों थी। वह उसे देखकर उतनी ही हैरान लग रही थी और उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसी समय टे को अचानक सच्चाई समझ में आ गई। उसके तथाकथित परिपूर्ण शरीर के सभी हिस्से प्राकृतिक नहीं थे बल्कि कृत्रिम साधनों से बढ़ाए गए थे। फिर भी उसने यह भी महसूस किया कि ऐसे समय में ऐसी बातों के बारे में सोचना सही नहीं है। नाम ने शर्मिंदा होकर उससे कहा कि वह अपने कपड़े ठीक से पहने। टे ने जल्दी से खुद को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अपनी घबराहट में वह फिसल गया और गलती से उस पर गिर गया। सदमे में नाम ने उससे धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वह उस पर से हट जाए। तभी कुछ अजीब हुआ। उनके सामने वाली मूर्ति मुस्कुराती हुई प्रतीत। दोनों ने अविश्वास में जम गए क्योंकि उन्होंने इसे चमकते और बदलते हुए देखा। इससे पहले कि टे प्रतिक्रिया कर पाता, नाम ने उसे गुस्से में लात मारकर दूर धकेल दिया, उसे एक कामुक कहते हुए और उससे दूर रहने की मांग की। टे ने उससे विश्वास करने की भीख मांगी कि यह एक गलती थी, लेकिन वह बिना सुने पहाड़ से चली गई, अकेला छोड़कर। टे ने कड़वाहट से सोचा कि उसका जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगले दिन जब वह कक्षा में बैठा था तो टे अंतहीन रूप से चिंतित था। उसने सोचा कि क्या नाम उसे पुलिस को रिपोर्ट करने वाली है। वो जानता था कि उसका इरादा उस पर गिरने का नहीं था, लेकिन उसने उसे समझाने का कभी मौका नहीं दिया। उसके विचारों में बाधा तब आई जब नाम अचानक प्रकट हुई और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, यह कहते हुए कि उन्हें बात करने की जरूरत है। टे का दिल बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि उसका शांतिपूर्ण कैंपस जीवन आखिरकार खत्म हो गया है। बाद में जब वे अकेले थे तो उसने घबराते हुए पूछा कि कल क्या हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ जब नम ने उसे बताया कि वह उसे डांटने नहीं बल्कि कुछ चौंकाने वाला बताने आई है। उसने समझाया कि मूर्ति के बारे में अफवाहें सच थीं। इसे साबित करने के लिए उसने अपनी छाती की ओर इशारा किया और कहा कि यह पहले से ही बेहतर हो गई है। उसने माना कि उसने पुष्टि करने के लिए इसे मापा भी था। फिर उसने उसे घूरते हुए पकड़ा और उस पर बहुत ध्यान से देखने
देखने का आरोप लगाया। तय ने विरोध किया, उसे याद दिलाया कि उसने ही उसे देखने के लिए कहा था। उसके बाद उसने पूछा कि क्या उसकी इच्छा भी काम कर गई है। तय ने माना कि उसके निचले शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या मूर्ति ने वास्तव में कुछ किया है। नम रोमांचित लग रही थी और उसने कहा कि यह मानना मुश्किल है लेकिन सच है। तय ने बातचीत को पहाड़ पर हुई दुर्घटना पर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन नोम अचानक गंभीर हो। उसने धमकी दी कि अगर उसने कभी किसी को उसकी समस्या के बारे में बताया तो वह उसे मार डालेगी। तय ने तुरंत वादा किया कि वह कभी एक शब्द भी नहीं कहेगा। विषय बदलते हुए उसने समझाया कि चूंकि अफवाह सच थी, इसलिए अब उन्हें शेष 77 दिनों तक हर दिन एक साथ प्रार्थना करनी होगी। नम भ्रमित थी, पूछ रही थी कि उसका क्या मतलब है। तय ने उसे याद दिलाया कि अगर दो लोग एक ही समय में कोई इच्छा करते हैं तो उन्हें अंत तक एक साथ प्रार्थना करना जारी रखना होगा। उसने माना कि उसे उस शर्त के बारे में पता नहीं था और उसे एहसास हुआ कि उसने जाने से पहले विवरण को ध्यान से नहीं पढ़ा था। उसी समय मी दिखाई दी और पूछा कि वे एक साथ क्या कर रहे हैं। उसने उन्हें चिढ़ाया, यह कहते हुए कि उसे लगा कि वे एक दूसरे से नफरत करते हैं और जानना चाहती थी कि क्या उन्होंने सुलह कर ली है। नम ने तुरंत जवाब दिया कि तय ने पहले उससे माफी मांगी थी। फिर उसने अपना फोन नंबर उसे दे दिया। उसे बताया कि उसे केवल तभी फोन करना है जब यह महत्वपूर्ण हो। उसने यह कहते हुए बहाना बनाया कि प्रोफेसर उसे ढूंढ रहे हैं और चली गई। उसके जाने के बाद मजी तय की ओर मुड़ी। उसने कहा कि उसने माना था कि वह कल सच में गुस्सा था, लेकिन अब वह प्रभावित है। उसका हाथ पकड़कर उसने उसे बताया कि उसे लगता है कि वह बहुत बढ़िया है और पूछा कि क्या वह उस पर एक एहसान करेगा। तय सहमत हो गया और वह उसे अपने कमरे में ले गई। उससे सफाई में मदद करने के लिए कहा। जब वे एक साथ काम कर रहे थे तो मिंजी ने देखा कि तय कितना दयालु और मददगार है। जैसे जैसे वे इधर उधर घूम रहे थे, वह खुद को यह देखने से नहीं रोक पाई कि वह कितना बदल गया है। वह अब लंबा लग रहा था और उसकी बाहें और पीठ मजबूत हो गई थी। उसे याद आया कि वह पहले सिर्फ एक प्यारा लड़का हुआ करता था, लेकिन अब वह अलग, अधिक परिपक्व दिख रहा था। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में भर गए, उसने अचानक खुद को रोमांटिक तरीके से उसके साथ होने की कल्पना करते हुए पाया। यह महसूस करते हुए कि वह क्या सोच रही थी, वह घबरा गई और शर्मीली हो गई। शर्माते हुए वह जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। तय को अकेला छोड़ दिया। वॉशरूम में उसने खुद को डांटा और सोचा कि उसे क्या हो गया है। इस बीच तय ने अकेले ही मी के बाकी कमरे की सफाई खत्म कर दी। बाद में जब वो अपनी इमारत में लौट रहा था तो उसे अचानक एक और लड़की ने रोक लिया। उसका नाम बेक था और बिना किसी चेतावनी के वह उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। वह टे की पड़ोसी थी और उनके माता पिता हमेशा से करीब थे, इसलिए दोनों लगभग भाई बहनों की तरह पले बढ़े थे। वह एक अतिरिक्त वर्ष के लिए उसके कॉलेज में पढ़ रही थी और उन्हें आखिरी बार मिले हुए 3 साल हो चुके थे। उस शाम बेक ने टे के लिए अच्छा दिखने की उम्मीद में एक सुंदर पोशाक पहनी थी। साथ ही वह चिंतित थी कि यह बहुत छोटी हो सकती है और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह इसमें अजीब लग रही है। उसने खुद से माना कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पहना था, लेकिन उम्मीद थी कि टे को यह पसंद आएगा। जब वह विचारों में खोई हुई थी तो उसने देखा कि एक डिलीवरी मैन उसे घूर रहा है। असुरक्षित महसूस करते हुए वह घबरा गई और सोचने लगी कि क्या वह उसकी पोशाक के कारण घूर रहा है। डर के मारे जैसे ही उसने टे को देखा, वह जल्दी से उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। बाद में बेक ने टे को सब कुछ समझाया कि उसने उसे इतनी अचानक क्यों गले लगाया था। टे इस बीच चुपचाप सोच रहा था कि वह कितनी बड़ी हो गई है। उसका शरीर अब पूरी तरह से अलग महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया, खुद को ऐसे विचारों के लिए डांटा। आखिरकार वह उसके लिए एक छोटी बहन की तरह थी। फिर भी वह इस बात से इनकार नहीं कर सका कि वह सुंदर दिख रही थी। उसने उसे आत्मविश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वह खुशी से लाल हो गई। जब उसने पूछा कि क्या उसका वास्तव में यही मतलब है, तो उसने उसे आश्वासन दिया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने कबूल किया कि उससे यह सुनकर उसे साहस मिला। टे ने तब पूछा कि वह उसे देखने उस समय क्यों आई थी। बेक ने समझाया कि चूंकि वह अकेला रहता था, इसलिए उसकी माँ ने उसे देखने के लिए भेजा था। टे ने माना कि उसने लौटने के बाद से उसकी माँ को नहीं देखा था और सप्ताहांत में उससे मिलने का वादा किया। बेक खुशी से सहमत हो गई और उससे अपने शब्द वापस न लेने के लिए कहा। अगले दिन टे को नाम से पहाड़ पर मिलना था। उसने उसे देर से आने के लिए डांटा। उस पर पिछली रात किसी अन्य दोस्त के साथ समय बिताने का आरोप लगाया। उसने कहा कि वह आधे घंटे से ज्यादा इंतजार कर रही थी। टे ने स्थिति समझाई, लेकिन नाम ने इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उसे उसके बहानों की परवाह नहीं है। उसने उसे याद दिलाया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उसे शुरू करने के लिए कहा। साथ में उन्होंने मूर्ति के सामने अपनी समस्याओं का
खुलासा किया, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। मूर्ति स्थिर रही। नाम को वह दिन याद आया जब टे गलती से उस पर गिर गया था और मूर्ति ने जोरदार प्रतिक्रिया दी थी। उसने महसूस किया कि यह तभी प्रतिक्रिया दे सकता है जब उनके शरीर करीब आए, तो उसने टे को करीब आने के लिए कहा। वह सहमत हो गया, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि वह कुछ भी विकृत न सोचे। जब वे अंततः एक साथ खड़े हुए तो मूर्ति ने ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी उसने उम्मीद की थी, लेकिन उस पल में उसने टे के घबराए हुए चेहरे को देखा और उस पर अनुचित विचार रखने का आरोप लगाया। शर्मिंदा होकर टे ने माना कि वह अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को नहीं रोक सका। गुस्से में नाम ने उसे फिर से लात मारी। बाद में विश्वविद्यालय में मजी टे के बारे में सोचने लगी। उसे लगा कि उसे पिछले दिन भाग जाने के लिए उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन शर्म ने उसे रोक लिया। जैसे ही वह हॉल से गुजरी, उसने अचानक टे और नाम को एक खाली कक्षा के अंदर एक साथ देखा। वह संदिग्ध हो गई और सोचने लगी कि वे दोनों, जो कथित तौर पर एक दूसरे को नापसंद करते थे, निजी तौर पर क्यों बात कर रहे थे। उत्सुक होकर उसने उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की। अंदर नाम ने टे से कहा कि वह ऐसा व्यवहार न करे जैसे वह उसे हर जगह जानता है। टे ने जवाब दिया कि उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है और उसे इस तरह उसे बुलाना बंद कर देना चाहिए। मजी बाहर से सुन रही थी, चौंक गई और उसने सोचा कि वे उससे ज्यादा करीब लग रहे हैं जितना उसने महसूस किया था। उसने सोचा कि वे कब से ऐसे हो गए हैं। कक्षाओं के बाद मजी टे के पास गई और माफी मांगी, यह समझाते हुए कि पिछले दिन कुछ जरूरी काम आ गया था। टे अभी भी परेशान था। उसने उससे कहा कि उसे सब कुछ अकेले ही साफ करना पड़ा। मजी ने फिर से माफी मांगी और उसे एक अच्छा डिनर कराकर इसकी भरपाई करने की पेशकश की। उसने पूछा कि क्या वह उस शाम खाली है। बाद में दोनों को उसके कमरे में एक साथ दिखाया गया जहां वे डिनर और ड्रिंक्स कर रहे थे। मी ने खुशी से कुछ ठंडी बियर का आनंद लेने और गलतफहमी को भूल जाने का सुझाव दिया। टे ने उसे छेड़ा, यह कहते हुए कि उसने सोचा था कि वह उसे कुछ बेहतर खिलाएगी, लेकिन वे केवल उसके अपार्टमेंट में बियर पी रहे थे। मजी ने समझाया कि उसके पास पैसे कम थे और माफी मांगी। टे हंसा और कहा कि वह सच में गुस्सा नहीं था। उसने केवल यह पूछा कि अगली बार भागने से पहले वह उसे बता दे। जैसे ही वे बात कर रहे थे, मजी ने अचानक पूछा कि उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। टे ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, ये सोचकर कि उसका क्या मतलब है, और फिर वो शाम धीरे धीरे आगे बढ़ी। मिजी ने बताया कि उसकी रूममेट अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को ले आती है और खूब एंजॉय करती है, जिससे वो चुपचाप उन दोनों के साथ बैठी रहती। टे ने उसकी उदासी देखकर उसे छेड़ा कि उसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। उसने बताया कि पिछले 3 सालों से वो किसी रिलेशनशिप में नहीं रही है। टे को लगा कि अगर वो चाहे तो उसे आसानी से कोई मिल जाएगा क्योंकि वो खूबसूरत है। ये सुनकर उसने पूछा कि क्या सच में वो उसे खूबसूरत मानता है, और जब उसने हाँ कहा तो वो थोड़ा करीब आई और माँ के अंदाज में पूछा कि उसे और क्या पसंद है उसमें। टे घबरा गया और बोला कि उसे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। जैसे ही वो और करीब आई, टे नर्वस होने लगा क्योंकि उसका शरीर स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। उसने ये नोटिस किया और उसे याद दिलाया कि उसने कल उसकी मदद की थी, इसलिए उसे लग रहा था कि उसे अच्छा महसूस कराना उसकी ड्यूटी है। लेकिन टे ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। रिजेक्टेड महसूस करके मिजी रोने लगी और सोचने लगी कि क्या उसे वो बदसूरत समझता है। तभी टे ने उसे यान के साथ अपने पुराने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि वो नहीं चाहता कि मिजी को भी उसी तरह चोट लगे। उसने हल्के से उसकी माथे पर मारते हुए कहा कि उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ और समय साथ बिताने के बाद उसका मूड ठीक हो गया। वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी कि यान ने उससे ब्रेकअप क्यों किया, जबकि टे दयालु, नर्म और देखने में भी अच्छा था। उसे लग रहा था कि अगर वो यान की जगह होती तो उसे कभी नहीं छोड़। अगली सुबह मिजी उठी और सोचने लगी कि वो कब सो गई थी। उसने देखा कि टे उसके बगल में नहीं बल्कि फर्श पर लेटा हुआ है, जिससे उसे लगा कि वो शायद अभी भी कल रात वाली बात से थोड़ा झिझक रहा है। उसे ये बात क्यूट लगी, एकदम बच्चों जैसी। तभी टे को नाओम का फोन आया, जो उस पर चिल्ला रही थी कि वो अभी तक सो रहा है जबकि उन्हें 10 मिनट में पहाड़ वाले स्टैच्यू पर मिलना है। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वो फिर से लेट हुआ तो उसकी खैर नहीं। फोन रखने के बाद टे मुआ और देखा कि मिजी अभी भी सो रही है। अजीब सिचुएशन से बचने के लिए वो चुपचाप निकल गया, ये सोचकर कि अभी उसका सामना न करना ही बेहतर है। अभी भी आधी नींद में मिजी को लगा कि टे और नाओम इतनी सुबह क्यों मिल रहे हैं। उसे शक होने लगा कि उनके बीच क्या चल रहा है। टे जल्दी से वहां पर पहुंचा जहां नाओम पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि अगर वो फोन नहीं करती तो वो फिर से लेट हो जाता। टे ने बहस की कि वो फिर भी टाइम पर पहुंचा था, लेकिन उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा कि जल्दी से विश पूरी करो। जब उसने पूछा कि
वो फामीन पर क्यों बैठी है, लेटी क्यों नहीं है। तो उसने याद दिलाया कि पहले बारिश हुई थी और मीन गीली है। उसने कहा कि अगर उसे ठीक से करना है तो उसे चटाई या कुछ डिब्बे लाने चाहिए थे। टे को गुस्सा आ गया और उसने मना कर दिया। तो उसने कहा कि चुप रहो और बस जल्दी से करो। जब उन्होंने कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ। नाओम ने कहा कि उसे कुछ लाना चाहिए ताकि वो ठीक से कोशिश कर सकें। टे मान गया और अपनी सच्ची भावनाओं के साथ फिर से कोशिश की। इस बार स्टैच्यू मुस्कुराया। उसने कहा कि आखिर में पोस्चर से कोई फर्क नहीं पड़ा। नाओम का चेहरा तुरंत लाल हो गया और जब टे ने पूछा कि उसे क्या हुआ है तो उसने मना कर दिया और जल्दी से भाग गई। टे कंफ्यूज हो गया कि उसे क्या हुआ है। उधर नाओम शर्माते हुए जा रही थी। घर आकर उसने उस अजीब सेंसेशन के बारे में सोचा जो उसे तब महसूस हुआ था जब टे की सांसें उसके करीब आई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई थी जिससे उसका शरीर ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने सोचा भी नहीं था। उसने खुद से माना कि उसका शरीर ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है और उसे लग रहा था कि शायद उसे टे से प्यार हो रहा है। फिर उसने खुद को डांटा, ये सोचकर कि वो पागल हो गई है। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे मर्दों के साथ कोई असली एक्सपीरियंस नहीं है और किसी भी तरह से वो टे पर नहीं गिर सकती। बाद में वापस यूनिवर्सिटी में टे को क्लास के बीच में थोड़ा फ्री टाइम मिलने पर अच्छा लगा क्योंकि वो अच्छी तरह से नहीं सोया था, इसलिए उसने क्लब रूम में झपकी लेने का फैसला किया। लेकिन जब वो अंदर गया तो उसने मिंजी को पहले से ही वहां पाया। उसने पूछा कि वो सुबह इतनी जल्दी क्यों चला गया था। कह रही थी कि वो जागकर उसे गायब देखकर हैरान हो गई थी। टे ने समझाया कि वो थकी हुई लग रही थी, इसलिए वो उसे परेशान न करने के लिए चुपचाप चला गया था। मिंजी ने ध्यान दिया कि वो उसे सीधे नहीं देख रहा था और पूछा कि क्या उसे पिछली रात जो हुआ उस पर पछतावा है। टे ने इनकार कर दिया, कह रहा था कि पछताने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन मिंजी ने आगे दबाव डाला, कह रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे भाग रहा है जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। टे ने उसे आश्वस्त किया कि वो गलत और वो सिर्फ उसे आराम करने देना चाहता था। उसने माना कि उनके बीच जो हुआ वो अद्भुत लगा था। मिंजी फिर हंसी, कह रही थी कि वो सिर्फ मूड को हल्का करने के लिए मजाक कर रही थी। उसने उसे सैन्य सेवा से लौटने के बाद भी इतना भोला होने के लिए छेड़ा और उसने मजाकिया ढंग से पूछा कि क्या ये सचमुच इतना अच्छा लगा था, ये सुझाव देते हुए कि उन्हें गलती दोहराई जाए। उसने टे को चौंका दिया। परेशान होकर वो खड़ा हो गया और कमरे से बाहर चला गया। मिंजी उसके पीछे गई, पूछ रही थी कि वो क्यों गुस्सा है। उसे याद दिला रही थी कि वो हमेशा की तरह मजाक कर रही थी। लेकिन टे ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि इस बार वो बहुत आगे निकल गई है। उसने उसे याद दिलाया कि वो पिछली रात गंभीर था और उसने अपनी भावनाओं के साथ उस पर भरोसा किया था। वो गुस्सा था कि वो इसे हल्के में ले रही थी, भले ही वो उसकी सीनियर थी, ये महसूस करते हुए कि वो असंवेदनशील थी। मिंजी ने आखिरकार मान लिया कि वो बहुत आगे निकल गई थी, हालांकि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। मिंजी ने टे को बताया कि लंच टाइम तक कोई भी क्लब रूम में नहीं आएगा क्योंकि उसने उसे परेशान किया था और उसे गुस्सा दिलाया था। उसने सुझाव दिया कि उन्हें एक दूसरे को फिर से खुश करना चाहिए। उसने उसे यहाँ तक कहा कि जब तक उसे बेहतर महसूस न हो तब तक उसे सजा दे, और एक बार फिर उन्होंने एक साथ वही गलती दोहराई। उसका दिमाग उस सुबह पहाड़ पर जो हुआ उसे बार बार चलाता रहा। वो सोच रही थी कि क्या टे ने वो आवाज सुनी थी जो उसने तब की थी जब उसकी सांस उसके इतने करीब आई थी। उसने फैसला किया कि अगर वो उसे बाद में देखती है तो वो स्वाभाविक रूप से काम करेगी। लेकिन जैसे ही वो पहुंची उसने टे को मिंजी के ठीक पीछे क्लब रूम से बाहर निकलते हुए देखा। दोनों थके हुए दिख रहे थे, उनके शरीर चिपचिपे थे। मिंजी टे की ओर झुकी और माना कि वो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन अगले ही पल उसने इसे हंसी के साथ उड़ा दिया। कह रही थी कि वो सिर्फ मजाक कर रही है और फिर वो अपनी क्लास के लिए चली गई। जैसे ही टे मुड़ा वो जम गया जब उसने नम को वहां खड़े देखा। उसके दिमाग में घबराहट दौड़ गई क्योंकि वो सोच रहा था कि उसने कितना देखा है। उसने ये पूछने की कोशिश की कि वो कब आई थी, लेकिन नम की अभिव्यक्ति गुस्से से भरी हुई थी। उसने ये जानने की मांग की कि वो उसके आने के समय के बारे में इतनी उत्सुक क्यों है और उस पर कुछ छिपाने का आरोप लगाया। टाय ने बात को टालने की कोशिश की पर वो और तेज हो गई। पूछने लगी कि वो आर्मी क्लब के कमरे में अकेले क्या कर रहे थे। टाय के दिमाग में विचार दौड़ने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने शायद सब कुछ देख लिया था। उसने समझाने की कोशिश की कि उसे गलतफहमी हो रही है, पर नाम सुनने को राजी नहीं थी। उसने कहा कि उसे उससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या करता है। फिर भी उसने माना कि उसे हैरानी हुई थी। उसने सोचा था कि वो अभी भी यान को भूला नहीं है और अब यहाँ वो मी के साथ है। टाय ने उससे कहा कि वो गलत समझ रही है, पर नाम और भी सख्त हो गई और उसने उसके पैर पर भी कदम रख दिया। जल्दी से माफी मांगते हुए उसने दावा किया कि ये उसकी गलती थी
जो वो उसके रास्ते में खड़ा था और फिर ये कहते हुए चली गई कि वो व्यस्त है। पीछे छूटे हुए टाई ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने सोचा कि इस बार वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। दृढ़ संकल्पित होकर उसने खुद से वादा किया कि अगली सुबह वो उसे दिखाएगा कि वो उसे इस तरह से बर्ताव करने की इजाजत नहीं देगा। तो अगली सुबह तय ने नाम को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने 1 घंटे से ज्यादा उसका इंतजार किया लेकिन वो नहीं आई। वो उसके मैसेज भी नहीं पा रही थी। तय जानता था कि उनमें झगड़ा हुआ था, लेकिन ये चुप्पी कुछ ज्यादा ही लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी गुस्सा क्यों है। ग्रुप चैट में सन नाम के एक लड़के ने अनाउंस किया कि उसने एक कॉन्टेस्ट जीता है और उसे इनाम में पैसे मिले हैं, इसलिए वो सबको पार्टी दे रहा है। उसने सबको बताया कि जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं और नाम ने भी चैट में जवाब दिया कि वो आएगी। फिर भी वो तय के मैसेज को इग्नोर करती रही। बाद में उस शाम पूरी क्लास ड्रिंक्स के लिए इकट्ठी हुई। तय ने खुद से कहा कि वो पहले बहुत गुस्सा था, लेकिन चूंकि उसे विश के लिए नाम की जरूरत है, इसलिए वो जरूरी होने पर मानी मांगने के लिए तैयार था। लेकिन शैदई पहाड़ पर आई। उसने उसे पूरे दिन कैंपस में ढूंढा, लेकिन उसने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया। फिर भी मुफ्त डिनर के लिए वो एक बोल्ड और शानदार आउटफिट में आई। तय खुद को ये नोटिस करने से नहीं रोक पाया कि उसके शरीर के पहला आकर्षक दिखने के बाद से वो कितनी बदल गई है। जब उनकी नजरें मिली तो नामिम ने उसे बीच की उंगली दिखाई, जिससे वो हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर वो इस तरह खेलना चाहती है तो ठीक है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। निराश होकर तय ने खूब पीना शुरू कर दिया। मजी ने नोटिस किया और उसे इतनी जल्दी पीने से मना किया। उसने उसे खाना दिया और अपने हाथों से खिलाया भी। नाम ने ये दूर से देखा, उसका मूड खराब हो गया। उसने भी पीना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने जल्दी से उसके लिए ड्रिंक्स डालना शुरू कर दिया। उसने आने के लिए उसका गर्मजोशी से धन्यवाद दिया, ये कहते हुए कि अगर वो नहीं आती तो वो परेशान हो जाता। नाम ने विनम्रता से जवाब दिया कि वो इसे मिस नहीं करेगी। उसने खुद से कहा कि ये एक पार्टी होनी चाहिए और उसके पास मुंह लटकाने का कोई कारण नहीं है। उसने तय के बारे में भूलकर शाम का मना लेने का फैसला किया। 2 घंटे बाद माहौल ज्यादा भारी हो गया क्योंकि सभी ने ज्यादा पी ली थी। तय वॉशरूम जाने के लिए हुआ। मजी जल्दी से पीछे पीछे आई, ये कहते हुए कि वो भी उसके साथ चलेगी। रास्ते में तय ने उसे रोकने की कोशिश की, इस बात से चिंतित कि दूसरे लोग नोटिस कर सकते हैं, लेकिन उसने इसे झटक दिया, ये कहते हुए कि सभी को पहले से ही पता है कि वो कितने करीब है। उसने उसे बाद में अपने घर पर ड्रिंक जारी रखने के लिए भी इनवाइट किया। तय हिचकिचाया लेकिन आखिरकार मान गया। उसने उसे छेड़ा जब वो उसे पकड़े हुए थी, जिससे वो शर्मिंदा हो गया। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। मूर्ति के जादू का टाइमर खत्म हो गया और चूंकि तय और नाम दोनों उस दिन प्रार्थना करने में विफल रहे थे, इसलिए उनके शरीर अपने मूल रूप में वापस आने लगे। मची ने तय के निचले शरीर में अचानक बदलाव देखा और वो चौंक गई। तय भी घबरा गया और जल्दी से मांग ली, बाद में समझाने का वादा करते हुए, और जल्दी से भाग गया। उसी समय नामिम की छाती अपने मूल रूप में वापस आ गई, जिससे वो बहुत घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े बहुत ज्यादा रिवीलिंग है और अगर किसी ने उसकी कमी देखी तो वो अपमानित होगी। डरी हुई वो भागने के लिए दौड़ी। एस ने नोटिस किया और उसके लिए टैक्सी बुलाने की पेशकश की, लेकिन वो और भी ज्यादा चिंतित हो गई, ये सोचकर कि हर कोई उस पर हंसेगा। तभी तय आया, अपनी शर्ट उतारी और उसे दे दी। उसने उसे विश्वास दिलाया कि किसी ने कुछ नहीं देखा और उसे उसके साथ जाने का आग्रह किया। जैसे ही वो बाहर निकले, एस ने उन्हें रोका और कहा कि वो नाम को घर पर छोड़ना चाहता है, ये दावा करते हुए कि उसे कुछ तारी हवा की जरूरत है। लेकिन नाम तय के हाथ से चिपक गई और विनम्रता से एस को बताया कि इसकी जरूरत नहीं है। उसने समझाया कि वो और तय करीब हैं और वो ड्रिंक के बावजूद अपना ख्याल रख सकती है। फिर सोन को बहस करने का मौका दिए बिना वो तय के साथ भाग गई। पार्टी में मौजूद बाकी लोगों ने तुरंत फुसफुसाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। कुछ निराश महसूस कर रहा था। बाद में तय और नाम एक साथ पहाड़ की मूर्ति के पास गए। नाम ने पूछा कि क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना है या मूर्ति सच में अलग दिख रही थी। तय ने सहमति जताते हुए कहा कि ये बदली हुई लग रही है, लगभग जैसे कि वो परेशान हो। तय ने सुझाव दिया कि उन्हें एक विश मांगनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। नाम सहमत हो गई, ये सोचते हुए कि उनके पास सच में कोई विकल्प नहीं है। दोनों एक साथ शाखा पर अगल बगल प्रार्थना करते हुए बैठ गए। जैसे ही वो करीब आए, मूर्ति अचानक मुस्कुराई और उनके शरीर धीरे धीरे अपने पसंदीदा रूप में वापस आ गए। उनको राहत मिली और उनकी खुशी साफ झलक रही। नीलम इतनी भावुक हो गई कि उसने उसे गले लगा लिया, लेकिन अगले ही पल चुप्पी ने उनके बीच की हवा को थोड़ा अजीब बना दिया। मूर्ति भी
अपने सामान्य रूप में वापस आ गई थी। तय ने मन ही मन सोचा कि यह अविश्वसनीय था। उसे अब तक एहसास नहीं हुआ था कि पूरी स्थिति कितनी अजीब और जादुई थी। नाम ने सहमति जताते हुए कहा कि खासकर आज के दिन तो सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। उसने माफी मांगी और माना कि यह सारी मुसीबत उसी की वजह से शुरू हुई और वह पहले उस पर बहुत सख्त थी। तय ने उससे चिंता न करने को कहा, उसे याद दिलाया कि वह खुद भी पहले दिन लेट आया था मी के बारे में। उसने समझाया कि हालांकि दूसरों को यह संदिग्ध लग सकता है, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं हो रहा था। एमजी हमेशा की तरह उसे चिढ़ा रही थी। नोम ने फिर पूछा कि क्या सच में कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि उस दिन क्लब रूम में भी तय ने दृढ़ता से जवाब दिया कि कुछ नहीं हुआ था। उसने उसकी बात मान ली, हालांकि उसने खुद से कहा कि वह इस बार ही उस पर विश्वास करेगी। अंदर ही अंदर तय अभी भी एक अजीब अपराधबोध महसूस कर रहा था। उसी समय एमजी ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने यह दिखावा करते हुए कॉल को अनदेखा कर दिया कि यह सिर्फ स्पैम है। उसने सोचा कि वह अगले दिन उसे सब कुछ समझा देगा। पार्टी में वापस एमजी बेचैन हो रही थी। उसने तय और नाम को एक साथ जाते हुए देखा था और अब जब वह उसके फोन नहीं उठा रहा था तो उसे आश्चर्य होने लगा कि वे उससे क्या छिपा रहे। बाद में तय नोम को घर तक छोड़ने गया। उसने उसे धन्यवाद दिया और उसकी शर्ट वापस कर दी। जैसे ही वह जाने वाला था उसने उसे रोक दिया और देर होने के कारण उसे सावधान रहने को कहा। तय ने उसे गर्मजोशी से धन्यवाद दिया और सोचा कि क्या वह वास्तव में उसके बारे में चिंतित थी। नाम अलविदा कहते हुए मुस्कुराई, लेकिन अपने विचारों में उसने खुद को डांटा। उसने स्वीकार किया कि तय ने उसकी मदद की थी, लेकिन उसे लगा कि उसके प्रति दयालु होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे डर था कि अगर वह दयालुता से बोलेगी तो वह उसकी भावनाओं को गलत समझ सकता है, इसलिए उसने इसे टाल दिया। मन ही मन उसे क्लोजर कहा और खुद से कहा कि बस घर जाओ और सो जाओ। उस रात तय ने एमजी को फिर से फोन किया, ये कहते हुए कि यह जरूरी है और पहले उसके साथ नहीं होने के लिए माफी मांगी। उसने पूछा कि वह कहाँ है और उसने जवाब दिया कि वह घर जा रहा है। एमजी ने उसे एक और ड्रिंक के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। तय ने कहा कि वह थक गया है, लेकिन उसने जोर दिया। उस पर नोम के साथ कुछ करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि कैसे हर कोई पहले से ही उन दोनों के बारे में बात कर रहा था और यह कितना अजीब लग रहा था कि वे पार्टी से एक साथ गायब हो गए, भले ही वे पहले कभी इतने करीब नहीं थे। उसने मांग की कि वह उसके घर आए, यह कहते हुए कि उसे यह जानने की जरूरत है कि उसके और नोम के बीच क्या चल रहा है और वह उससे इसे क्यों छिपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद तय आखिरकार उसके घर गया, साथ में कुछ ड्रिंक्स भी ले गया। जब वे पी रहे थे, एमजी ने सीधे तौर पर पूछा कि उसके और नोम के बीच वास्तव में क्या चल रहा है। तय हिचकिचाया क्योंकि वह नाम का रहस्य नहीं बताना चाहता था। एमजी ने उसकी चुप्पी देखी और उससे कहा कि अगर वह नहीं कहना चाहता है तो वह समझ जाएगी, लेकिन अगर वास्तव में उसके और नाम के बीच कुछ है तो उनका रिश्ता इस तरह जारी नहीं रह सकता। उसने यहाँ तक कहा कि उसे नाम के लिए दुख हो रहा है। तय ने आखिरकार समझाया कि गलतफहमी तब शुरू हुई जब नाम ने उन्हें क्लब रूम से एक साथ बाहर आते देखा। उसने सोचा कि तय और एमजी डेटिंग कर रहे हैं और चूंकि उसे विश्वास था कि तय बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है, इसलिए उसे डर था कि वह एमजी को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन अंत में तय और नाम ने गलतफहमी को दूर कर दिया था। यह सुनकर एमजी ने पूछा कि तय ने नाम को वास्तव में क्या बताया था। तय ने जवाब दिया कि उसने उसे आश्वासन दिया था कि उसके और एमजी के बीच कभी कुछ नहीं होगा और मी केवल मजाक कर रही थी। यह सुनने के बाद एमजी करीब झुक गई। उसने कहा कि भले ही ऐसा हो, फिर भी उसे पहले उसे छोड़ने के लिए दंडित करने की जरूरत है। इतना कहकर उसने उसे अपनी ओर खींचा और उन्होंने कुछ समय साथ बिताया। उस रात बाद में तय चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। निकलने से पहले निंजी ने तय से वादा करवाया कि अगली बार वह पूरी रात उसके घर पर ही रहेगा। तय ने उसकी ओर देखा और सोचा कि वह उस पल में वास्तव में सुंदर दिख रही है। पहली बार उसने यहाँ तक सोचा कि क्या वह उसे एक महिला के रूप में देखने लगा है, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि वह शायद सिर्फ मजाक कर रही थी। इस सोच के साथ वो अपने कमरे में वापस चला गया, लेट गया और जल्दी ही सो गया। वो अलार्म लगाना चाहता था क्योंकि अगले दिन बेक के साथ उसका लंच था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, नींद ने उसे घेर लिया। अगली सुबह बेकटे के घर पहुंची और घंटी बजाई। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसे चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि क्या वो लंच का प्लान भूल गया था। उसने उस दिन के लिए खास तौर पर कपड़े पहने थे, एक गर्लिश ड्रेस, यहाँ तक कि मेकअप करने के लिए भी जल्दी उठ गई थी। वो मुश्किल से ही सो पाई थी और अब निराशा से भर गई थी। तभी उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। बेक हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने अंदर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि ठीक है,
क्योंकि उसके जूते दरवाजे के पास थे, जिसका मतलब था कि वो घर पर है। इस चिंता में कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, उसने चुपके से अंदर जाने का फैसला किया, जैसे कोई बच्चा किसी को सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा हो। जब वो उसके कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि टे अभी भी सो रहा है, लेकिन जो बात उसे चौंका गई वो ये थी कि उसके शरीर का निचला हिस्सा खुला हुआ था। जिज्ञासा ने उसे वश में कर लिया। उसे अपनी दोस्तों की वो सारी बातें याद आ गईं जो उन्होंने एक आदमी के साथ ऐसी स्थिति को संभालने के बारे में की थी। उसने सुनी हुई टिप्स को फॉलो करते हुए वो करीब झुकी और अपनी दोस्त के निर्देशों का पालन किया, जबकि टे गहरी नींद में था। लेकिन तभी टे का फोन अचानक बजा। बेक की माँ उसे फोन कर रही थी। टे जल्दी से उठ गया। उसे लंच के प्लान के बारे में याद आया। उसने कॉल का जवाब दिया और ज्यादा सोने के लिए माफी मांगी। बेक की माँ ने मान लिया कि वो देर रात तक पी रहा होगा और पूछा कि क्या उसने बेक को देखा है। टे ने जवाब दिया कि उसने नहीं देखा, ये कहते हुए कि सोते समय उसे घंटी नहीं सुनाई दी होगी। इस बीच बेक हड़बड़ी में उसके कमरे से बाहर निकल गई और जल्दी से घर वापस चली गई। जब वो पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा कि उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है। बेक ने झूठ बोला, ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए सीढ़ियां चढ़कर आई है। उसकी माँ ने बताया कि टे पहले नहीं आ सका क्योंकि वो शायद कॉलेज लाइफ में बिजी था, देर रात तक जाग रहा था और मजे कर रहा था। उसने बेक को छेड़ा, ये कहते हुए कि अगर उसे बॉयफ्रेंड चाहिए तो उसे भी कॉलेज जाना चाहिए। फिर उसकी माँ ने समझाया कि उसे एक अंतिम संस्कार में जाना है और शायद वो रात वहीं रुकेगी। उसने बेक से कहा कि टे बाद में लंच के लिए आएगा, इसलिए बेक को उसके साथ खाना चाहिए। पहले तो बेक चौंक गई। उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ और उसे याद दिलाया कि वो हमेशा टे के साथ खाना खाती थी। अगर वो अब शर्मिंदा है तो वो उसे किसी और दिन भी बुला सकती। उसकी माँ के जाने के बाद बेक अपने कमरे में चली गई। अभी भी शर्मीली महसूस कर रही थी। वो उस बारे में सोचती रही जो उसने पहले टे के सोते समय किया था। इस विचार से वो घबरा गई क्योंकि अब उसे लंच के लिए अकेले उसका सामना करना था। वो सोच रही थी कि वो उसकी आंखों में कैसे देख पाएगी। बात करना तो दूर की बात है। उसने उसे लंच कैंसिल करने के लिए मैसेज भेजने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि टे पूरी रात सो रहा था और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बेक को एहसास हुआ कि ये उसके साथ समय बिताने का उसका मौका है। उसने खुद को डरा हुआ महसूस न करने के लिए कहा क्योंकि चाय कॉलेज में व्यस्त थी और इस तरह के अवसर दुर्लभ थे। उसने सोचा कि शायद अगर वे अकेले होते तो वह उसे अलग तरह से देख सकता था, लेकिन उसने जल्दी से ऐसे विचारों के लिए खुद को डांटा, उन्हें गंदा कहा। फिर भी वह चुपचाप बैठने के लिए बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। उसने अपनी सहेली को फोन किया और सलाह मांगी। उसकी सहेली हंसी और कहा कि वह बेक को यह सिखाएगी कि कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि यह उसकी पहली उचित तारीख। कुछ समय बाद वे बेक के घर पहुंचे। अभी भी सोच रहे थे कि उसकी माँ वहां होगी। उसे बेक को अकेले दरवाजा खोलते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। असामान्य कपड़ों में जो थोड़े अनुचित लग रहे थे। पहले तो उसने इसे खारिज कर दिया, यह मानकर कि उसकी माँ अंदर है, लेकिन जब उसे पता चला कि वे अकेले हैं तो वह असहज महसूस करने लगा। बेक ने उसकी हिचकिचाहट को देखा और उससे कहा कि अगर वह असहज है तो वह जा सकता है और किसी और समय वापस आ सकता है। लेकिन उसने यह भी कहा कि चूंकि उन्हें मिले हुए इतना समय हो गया है, इसलिए साथ में खाना अच्छा रहेगा। तय ने हालांकि अभी भी उसके कपड़ों से विचलित होकर हल्की मुस्कान दी और सहमत हो गया। तो जब वो लंच कर रहे थे तो टे ने कहा कि खाना स्वादिष्ट है और बेक की मम्मी के कुकिंग की तारीफ की। बेक ने नोटिस किया कि टे उससे आंखें नहीं मिला रहा था। उसे लगा कि कहीं उसकी ड्रेस की वजह से तो नहीं, जैसा उसकी दोस्त ने वार्न किया था। शायद ये एम्बैरेसिंग हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि टे का ध्यान खींच रहा है। अचानक टे के हाथ से चम्मच फिसल गया। जब वो उसे उठाने के लिए झुका तो उसे थोड़ी चोट लग गई। बेक चौरन उसके पास भागी और उसे गले लगा लिया क्योंकि उसे डर था कि उसे दर्द हो रहा है। टे ने उसे यकीन दिलाया कि वो ठीक है, हालांकि उसे लग रहा था कि सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई है। उसे लगने लगा कि शायद टे को ऐसी लड़कियां पसंद नहीं हैं जो प्यादा ज़ॉरवर्ड बिहेव करती हैं। माहौल को हल्का करने के लिए बेक कुछ ड्रिंक्स लाई। उसने अपने मन में सोचा कि ये महंगी वाइन है जो उसके परिवार में सिर्फ स्पेशल ऑकेजन्स के लिए रखी जाती है। जैसे ही उसने टे को दी वो लौखछा गई और वाइन उस पर गिर गई। एम्बेरेस्ड होकर उसने मांगी। टे ने ज़ौरन गंदगी साफ की और पूछा कि क्या उसे चोट तो नहीं लगी। उसने कहा कि उसे नहीं लगी, लेकिन उसने खुद से माना कि वो खुद को यूलेस महसूस कर रही। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि खुद को ब्लेम मत करो। उसके बाद टे ने पूछा कि क्या वो बाथरूम यूं कर सकता है ताकि वो खुद को साज कर सके। बेक हालांकि निराश थी। उसे लगा कि उसने अजीब कपड़े पहनकर और परेशानी खजी करके सब गड़बड़ कर दी है। उसे लग रहा था कि क्या उसकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड है या उसके कॉलेज की बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां उसमें इंटरेस्टेड हैं। उसने ये भी सोचा कि वो बीमार होने का नाटक करे ताकि उसे फेस न करना पड़े, लेकिन इसके बजाय उसने हिम्मत जुटाने के लिए और अल्कोहल पीने का फैसला किया। उसने सोचा कि पीने के बाद वो उससे सीधे पूछ लेगी कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है। इस बीच जब टे शावर ले रहा
रहा था तो उसे लगा कि बेक अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। उसे लग रहा था कि उसके जैसी शर्मीली लड़की इस तरह के कपड़े क्यों पहन रही है और उसे ड्रिंक्स क्यों ऑफर कर रही है। उसे शक था कि वो एग्जाम्स को लेकर स्ट्रेस्ड है और वो चाहता था कि वो उसकी हेल्प कर सके। अचानक बेक बाथरूम में घुस गई। टे चौंक गया और पूछा कि वो अंदर क्यों आई है। उसने उसे उनके बचपन की याद दिलाई, लेकिन उसने उससे कहा कि सिली मत बनो और चली जाओ। इसके बजाय उसने उसे गले लगाया और माना कि उसने ड्रिंक की है। उसने उससे कहा कि उन्हें एक साथ नहाना चाहिए जैसे वो बचपन में करते थे। पहले तो टे हिचकिचाया, लेकिन आखिर में वो मान गया। जब वो साथ थे तो बेक उसके करीब आई। टे ने उसे रोका और पूछा कि वो क्या कर रही है। उसी मोमेंट में उसने उसे डेट पर चलने के लिए कहा। टे ने ये कहकर मना कर दिया कि वो उसके लायक नहीं है और एक बार जब वो यूनिवर्सिटी में चली जाएगी तो उसे बहुत बेहतर लोग मिलेंगे। लेकिन बेक ने इंसिस्ट किया कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। टे ने तब भी मना कर दिया और उसे छोटी बहन समझता रहा, लेकिन बेक जिद्दी बनी रही। उन्होंने कुछ मोमेंट्स उसके साथ बिताए और हालांकि उसने उसे अब नहीं रोका, लेकिन उसे गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने बेक की मम्मी के बारे में सोचा जिन्होंने उस पर भरोसा किया था और उसे उस भरोसे को तोड़ने के लिए शर्म आ रही थी। आखिर में बेक बाथरूम में सो गई और टे ने उसे ध्यान से बेडरूम में लेटा दिया। वो सोचता रहा कि अब वो उसकी मम्मी का सामना कैसे करेगा। उसके लिए बेक अभी भी एक इनोसेंट बच्ची जैसी लगती थी। बाद में जब बेक उठी तो उसे सब कुछ याद आ गया जो उसने किया था। हालांकि वो एम्बेरेस्ड थी, लेकिन वो सीक्रेटली खुश भी। उसने नोटिस किया कि टे ने उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक और एक छोटा सा नोट था जिससे वो मुस्कुरा दी। उसे लगा कि उसका प्लान काम कर गया और उसने सोचा कि वो अपनी दोस्त को इस आइडिया के लिए थैंक कहेगी। अगले दिन पहाव में टे और नाम स्टैचू के सामने खाए थे। विश मांगने से पहले टे ने उससे पास आने की परमिशन मांगी और वो मान गई। टे और नाम स्टैचू के सामने खजे थे। इस बार परमिशन मांगने के बजाय उसने बस करीब आने की कोशिश की। स्टैचू बिना हिले डुले खा रहा, कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा था। नाम ने पूछा कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है और टे को भी लग रहा था कि पहले से कुछ अलग है। तभी उन्होंने पास में एक बूढ़ी औरत को खा देखा। उसने खुद को रिवील किया और कहा कि वो दोनों ही थे जो माउंटेन गॉड से प्रे कर रहे थे। दोनों सरप्राइज थे और सोच रहे थे कि स्टैचू इतना प्लेन है कि उसमें इतनी पावर हो सकती। बूढ़ी औरत ने समझाया कि स्टैचू सिर्फ विश ही नहीं ग्रांट करता है, ये मेल और फीमेल एनर्जी को भी बुलाता है, जिससे लोग ऑपोजिट जेंडर के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। उसने पूछा कि क्या वो कपल हैं, जिससे वो दोनों चौंक गए। नान ने इससे इनकार कर दिया और टे ने कहा कि उसे पहले से कोई पसंद है। बूढ़ी औरत ने कहना जारी रखा कि यहाँ बहुत सारे कपल्स प्रे करते हैं, लेकिन बाद में दूसरे लोगों के लिए जॉल करने के बाद ब्रेकअप कर लेते हैं। जब उसने पूछा कि वे कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं तो टे ने माना कि यह उनका 5वां दिन था। नाम ने उसे एक अजनबी को ऐसी बातें बताने के लिए डांटा। औरत ने चेतावनी दी कि प्रभाव जल्द ही शुरू हो जाएगा और पूछा कि क्या उन्होंने देखा है कि अधिक लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। नाम ने जवाब दिया कि उसके लिए कुछ भी नहीं बदला है, क्योंकि वह हमेशा लड़कों के साथ लोकप्रिय रही है। बूढ़ी औरत ने उसे चिढ़ाया। नायोम ने टे से कहा कि वह उसे अनदेखा करे और बाद में वापस आए। जाने से पहले बूढ़ी औरत बड़बड़ाई कि उसे अपने पति को खिलाने की जरूरत है और गायब हो गई। टे ने तब नाम को सुझाव दिया कि वे वापस नीचे जाएं और बाद में स्कूल में बात करें। वह सहमत हो गई, ये कहते हुए कि वह सब कुछ जान जाएगी जो वह छिपा रहा था। बाद में कक्षा में टे ने सोचा कि चीजें कितनी अजीब हो गई हैं। मिंजी जो कभी मासूम और चंचल थी, अधिक आक्रामक हो गई थी। बेक जो पहले शर्मीला था, अब सीधे उससे संपर्क करता है, यहाँ तक कि उसकी अपनी भावनाएं भी बदलने लगी। वह पहले से ज्यादा लड़कियों की ओर आकर्षित महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि क्या यह मजबूत पुरुष ऊर्जा का प्रभाव था। तभी मी आई, उसे गले लगाया और उससे उसके कॉल का जवाब नहीं देने की शिकायत की। उसने पूछा कि क्या उसने उसे उस दिन थका दिया था और उसे अपने घर पर ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कि टे जवाब दे पाता, नाम आई यह कहते हुए कि वह उसे ढूंढ रही थी और अपनी अधूरी बात जारी रखना चाहती थी। मी ने बीच में टोकते हुए पूछा कि उन्हें गोपनीयता की आवश्यकता क्यों है और यह कहते हुए चिढ़ाया कि वह उनसे कितनी करीब हो गई है, इससे उसे ईर्ष्या हो रही है। माहौल तनावपूर्ण हो गया क्योंकि दोनों लड़कियां समान रूप से मांग कर रही थी। नाम ने अंततः पीछे हटते हुए कहा कि वह उससे किसी और समय बात करेगी। टे भी मजी से बहाना बनाकर निकल गया और नाम के पीछे चला गया। पीछे छूटी। एमजी भ्रमित थी और सोच रही थी कि क्या हो रहा है। कक्षा से दूर टे ने नाम से पूछा कि वह क्या बात करना चाहती है। उसने उस पर एमईआई के साथ फॉलोअप करने का आरोप लगाया। वह हैरान था और पूछा कि उसने ऐसा क्यों सोचा। नाम ने तर्क दिया कि उसे एमईआई को दूर धकेलना चाहिए था, बजाय इसके कि वह उससे चिपके रहे।
ताए ने समझाया कि वह और एमजी हमेशा से करीब रहे हैं और वह अचानक उसके प्रति ठंडा व्यवहार नहीं कर सकता। नाम ने उससे कहा कि वह मूर्ख की तरह व्यवहार न करे। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे एक स्टोर रूम में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। ते चौंक गया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। नाम ने सीधे उसकी ओर देखा और एक सवाल पूछा कि क्या वह मी को पसंद करता है। ते अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया और पूछा कि वह क्यों पूछ रही है। उसने माना कि वह पहले से ही जवाब जानती है और कहा कि अगर वह मिंजी में दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नाम ने टे पर एमआई को एक विकृत व्यक्ति की तरह उससे चिपके रहने देने का आरोप लगाया। वह अधीर हो गई और चिल्लाई, यह पूछते हुए कि जब भी कोई लड़की आसपास होती है तो वह हमेशा अजीब व्यवहार क्यों करता है। उसका मानना था कि यह उसकी इच्छा से जुड़ा हुआ है। समस्या को हल करने के लिए उसने एक योजना का सुझाव दिया। अगर वे दिखावा करते हैं कि वे रिश्ते में हैं तो लोग उन्हें परेशान करना बंद कर देंगे। उसके दिमाग में यह नकली रिश्ता दोनों की इच्छाओं की रक्षा करेगा और चीजों को आसान बना देगा। टे हिचकिचाया, यह कहते हुए कि लोगों को निश्चित रूप से पता चल जाएगा और वे उनके बारे में और भी अधिक गपशप करेंगे। लेकिन नेओम ने उसे चुनौती दी, यह पूछते हुए कि क्या उसके पास कोई बेहतर विचार है। उसने उसे याद दिलाया कि उन्होंने मूर्ति पर सबसे पहली बार प्रार्थना करते समय वे बेताब थे। उसने पूछा कि क्या वह वास्तव में योजना से ठीक है, क्योंकि उसने एक बार कहा था कि वह उससे कोई लेना देना नहीं चाहती है। नाम ने माना कि यह तरीका हमेशा सावधान रहने से अभी भी बेहतर है। उसने उसे गलत नहीं समझने की चेतावनी दी। यह जोर देकर कहा कि यह केवल तब तक है जब तक कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। इसके तुरंत बाद स्कूल में यह खबर फैल गई कि टे और नाम डेटिंग कर रहे हैं। हर कोई चौंक गया, खासकर सन, जिसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेजी ने भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह सोचते हुए कि वे उसे मूर्ख नहीं बना सकते। उसने फैसला किया कि वह खुद सच्चाई का पता लगाएगी। बाद में टे और नाम पहाड़ पर लौट आए। उन्होंने फिर से करीब आने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति ने अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दी। नाम को याद आया कि बूढ़ी औरत ने कहा था कि यह और अधिक मांग कर सकती है। तभी उन्होंने मूर्ति के पास एक और जोड़े को बेंच पर बैठे हुए देखा। छिपते हुए टे और नाम एक दूसरे के ऊपर बेंच के नीचे चले गए। जिस क्षण उन्होंने ऐसा किया, मूर्ति अचानक मुस्कुराई। दूसरे जोड़े का लड़का घबरा गया और लड़की को पीछे छोड़कर भाग गया। हैरान होकर नाम ने टे को लात मारी और भाग गई। भागते समय नाम के विचारों की दौड़ जारी रही। उसे चिंता थी कि वह अजीब व्यवहार कर रही है, टे पर कूद रही है और नियंत्रण खो रही है। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे याद आया कि उसने उसे कितनी बार कुछ भी अजीब नहीं करने के लिए कहा था। फिर भी वह खुद ही विरोध करने में असमर्थ। यह अब उनकी पहली इच्छा जैसा नहीं था, यह बहुत तीव्र होता जा रहा था। उसने सोचा कि अगर चीजें और आगे बढ़ गईं तो क्या होगा। घर पर उसने खुद से माना कि वह टे के आसपास होने पर बहुत उत्साहित हो रही थी। उसने मूर्ति को शाप दिया, यह सोचते हुए कि यह उसे पागल कर रही है, और खुद से कहा कि उसे इसे रोकने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। इस बीच टे अपनी इमारत में लौट आया। अभी भी परेशान था। उसने उस बारे में सोचा जो उसने देखा था और सोच रहा था कि क्या नाम के शरीर ने वास्तव में उसकी वजह से प्रतिक्रिया दी थी। वो थोड़ा घबराया हुआ था और सोच रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वैसे ही दिखावा करे। लेकिन दरवाजे के बाहर उसे मी इंतजार करती हुई दिखी। वो हैरान हो गया और पूछा कि उसे उसका पता कैसे पता चला। उसने सवाल को अनसुना कर दिया, बस इतना कहा कि उसे प्यास लगी है, और उसने एक ड्रिंक मांगी और वो उसके घर में चली। चारों ओर देखते हुए उसने टिप्पणी की कि उसका घर कितना बड़ा है और पूछा कि उसके माता पिता कहाँ हैं। तय ने बताया कि उसके पिता रिटायर हो गए हैं और उसके माता पिता यात्रा पर गए हैं। फिर उसने उससे पहले अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताने के लिए माफी मांगी। मी ने इसे टाल दिया, ये कहते हुए कि वह पहले से ही जानती थी कि वह वास्तव में नाम को डेट नहीं कर रहा था, लेकिन उसने माना कि उसे दुख हुआ कि उसने उससे यह बात छुपाई। उसने पूछा कि वे झूठ क्यों बोल रहे थे। तय ने उससे कहा कि यह थोड़ा पेचीदा है, और मीजी ने जवाब दिया कि अगर वह समझाना नहीं चाहता तो ठीक है। फिर वो करीब आई और उन्होंने कुछ शांत पल एक साथ बिताए। बाद में मीजी ने उससे कहा कि उसने रात को उसके घर पर रहने की योजना बनाई है। मीजी ने तय से पिछली रात कहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसे लगा कि यह सही समय नहीं है। तय ने हालांकि मन ही मन सोचा कि उसे बस सुबह चुपके से बाहर निकलने की जरूरत है ताकि वो इच्छा पूरी कर सके। पहले की तरह वो उससे सहमत हो गया और उसने मामले को वहीं छोड़ दिया। अगली सुबह तय चुपचाप उठा, जबकि मिनजी
अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने आशा की कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक वो सोती रहेगी, यहाँ तक कि अगर वो जाग भी जाती तो उसने कहने की योजना बनाई थी कि वो जॉगिंग के लिए गया था, लेकिन मिस सो नहीं रही थी। उसने पिछले दिन क्लास में झपकी लेकर तैयारी की थी जिससे वो सुबह जल्दी उठ सके। उसे जाते हुए देखकर उसे शक हुआ। वो सोच रही थी कि वो इतनी सुबह कहाँ जा रहा है और निम के साथ उसका क्या संबंध है। उसने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगाएगी। इस बीच पहाड़ पर नाओम चिंतित थी। उसने कल जो हुआ उसके बारे में सोचा और उसे लगा कि उन्हें वही काम फिर से करने की जरूरत है। उसने तय से पूछा कि क्या उनके पास कोई और विकल्प है, लेकिन उसने कहा कि कोई नहीं है। इसीलिए उन दोनों ने एक बार फिर से अपना अनुष्ठान शुरू कर दिया। दूर से मीजी ने चुपके से उनका पीछा किया और उन्हें एक साथ देखा। वो सोच रही थी कि वो इतनी सुबह जंगल में क्या कर रहे हैं और उसे शक था कि उनके बीच कुछ चल रहा है। उसे दुख हुआ। उसे याद आया कि जब उसने पूछा था तो तय ने सब कुछ कैसे नकार दिया था। जैसे ही उसने देखा, एक मकड़ी ने उसे चौंका दिया और वो चीख पड़ी। तय और नायम ने तुरंत उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। जल्द ही उन्होंने सब कुछ बता दिया। मिनजी सदमे में सुन रही थी क्योंकि नाम ने समझाया कि मूर्ति इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाएं एक ही समय में की थीं, इसलिए वो एक साथ बंध गए थे। मिनजी ने पहले तो विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने पूछा कि तय ने झूठ क्यों बोला और उसे इतना दुखी क्यों किया। तय ने उससे शांत होने के लिए कहा, जबकि नाम ने माना कि यह खुद के लिए भी विश्वास करना मुश्किल है। इसे साबित करने के लिए नाम तय के करीब आई और अनुष्ठान को दोहराया। मूर्ति तुरंत मुस्कुराई, अपना प्रभाव दिखा रही थी, जिससे मिनजी अवाक रह गई। मिनजी को याद आया कि कैसे उस रात तय का शरीर अचानक बदल गया था और कैसे वो गायब हो जाता था। उसे एहसास होने लगा कि यह सब सच हो सकता है। नाम ने मिनजी से उनका रहस्य रखने के लिए कहा। मिजी ने जवाब दिया कि वो किसी को नहीं बताएगी और वैसे भी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। जब नाओम ने पूछा कि उसे वो कैसे मिले तो मिजी ने समझाया कि उसने सुबह जॉगिंग शुरू कर दी थी और संयोग से तय का पीछा किया था। तय को डर था कि वो बता सकती है कि उसने उसकी जगह रात बिताई थी, लेकिन उसे राहत मिली जब उसने इसका उल्लेख नहीं किया। फिर मी ने उन पर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए संदिग्ध व्यवहार करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि उनके नकली रिश्ते के बारे में अफवाहें केवल गुप्त रूप से मिलने का एक बहाना रही हूं। नाम ने माना कि यह सच है और पूछा कि क्या मीजी को वास्तव में लगता है कि वो वास्तव में कभी तय को डेट करेगी। ये सुनकर मीजी को बड़ी राहत मिली। उसने टे की तरफ देखा, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे चूमा। फिर उसने माना कि वो हमेशा से उसे पसंद करती थी। उसने कहा कि ये बात मानने का ये बिल्कुल सही समय है। नाम अपनी उदासी छुपाते हुए मी से बोली कि उसे पहले पता नहीं था कि मी ऐसा महसूस करती है। उसने ये भी कहा कि मी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इच्छाएं पूरी होने के बाद वो और टे फिर से बिल्कुल अजनबी बन जाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर नाओम को गुस्सा और दुख दोनों महसूस हो रहा था। तो क्या लगता है नाओम अब क्या करेगी? क्या वो उनकी रिलेशनशिप से जलती रहेगी या आखिरकार अपनी फीलिंग्स का सामना करेगी और उन्हें बता देगी? आगे क्या होता है जानने के लिए कल का इंतजार करो।